इससे पहले अपन एनिमल किंगडम्स के जो कुछ लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसके अंदर अपनी बेसिक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। फिलहाल अपन फाइलम्स एक बाय एक करके ब्रीफली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने फाइलम टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थ्स किया था, ठीक है। लास्ट फाइलम में अपना ये दोनों, लास्ट जो क्लास है उसमें अपना ये दोनों फाइलम कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फाइलम एस्केल्मिंथीज, ठीक है। तो आज अपन फाइलम एस्केल्मिंथीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखा है, ठीक है, तो वो जाके आप पहले वो वीडियोस देखेंगे, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि इसके अंदर जो अपन बेसिक क्लासिफिकेशन करते हैं कि एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिमेट्री कैसी है, ठीक है, सिलोमेट है, ये सब हमने बेसिक क्लासिफिकेशन में किया है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो फाइलम एस्केल्मिंथीज है, इनको राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है, ठीक है। राउंड वॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो अगर ट्रांसवर्स सेक्शन अपन काटते हैं वो राउंड दिखता है, ठीक है, इसीलिए इनको राउंड वॉर्म कहा जाता है। ये अगर बात करें इनके ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जर्म लेयर। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? अपन ने बेसिक क्लासिफिकेशन में किया था, 3 जर्म लेयर्स होती है, ठीक है। उस बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ ही ये सूडोसिलोमेट भी होते हैं। सूडोसिलोमेट क्या होता है? ये भी अपन ने बेसिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, ठीक है। और इनके अंदर जो सिमेट्री होती है वो होती है बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? ये भी अपन ने पिछले जो था अपना बेसिक क्लासिफिकेशन वाला लेक्चर उसमें कर लिया था। इसके बाद ये जो है ना बेसिक क्लासिफिकेशंस आती है, इसके जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट, एक्सेप्ट एंडोपैरासाइट। ये प्लांट के भी और एनिमल के भी दोनों आते हैं इनमें, ठीक है, एक्सेप्ट रैबिडिटीफॉर्म। ये जो होता है ये फ्री लिविंग होता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट क्या होता है? एक सेकेंड, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा का नाम होता है। रैबिडिटीफॉर्म लार्वा का नाम होता है, ठीक है। ये है एनिमल रैबिडाइट्स, ठीक है, ये फ्री लिविंग होता है। अब एंडोपैरासाइट क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट जो मतलब पैरासाइट आप समझते क्या होते हैं? जो दूसरे के ऊपर अपना जीवन जो है सरवाइव करते हैं, ठीक है। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं? ये होस्ट के अंदर, होस्ट की बॉडी के अंदर होते हैं। पैरासाइट 2 तरह के होते हैं, ये भी अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। अब ये इनकी बेसिक क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। इसके आगे आप देखते हैं सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म शो करते हैं,
अब ये सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म, या इसको मोनोशियस भी बोल सकते हैं, इनके जो एनिमल्स होते हैं मोनोशियस, मतलब इसके अंदर बोथ मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बेसिक क्लासिफिकेशन में किया हुआ है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली अपने से इतना ही पूछता है कि इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है या इनकम्प्लीट होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें अ बिग एच शेप्ड सेल called Rinnet cell helps in excretion. डाइजेस्टिव सिस्टम में बस इतना पूछता है कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। और इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें से ये क्वेश्चन बना लेता है कि एक्सक्रीटरी सेल, ठीक है, जैसे प्लेटी एलिमेंट्स में फ्लेम सेल्स थे, वैसे इनके अंदर एक एच शेप्ड सेल होता है जिसको रिनेट सेल कहा जाता है, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प कर सकता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब एच शेप जो होता है उसके दो ओपनिंग होते हैं। जो एच टाइप का सेल होता है यानी रिनेट सेल हैज टू ओपनिंग्स। दो ओपनिंग होती है, एक तो एक्सक्रीटरी पोर और एक एनस। जो ये एच शेप का जो सेल होता है, जो रिनेट सेल होता है, उसकी दो ओपनिंग होती है, एक को एक्सक्रीटरी पोर और एक एनस। एक्सक्रीटरी पोर से जो होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट बाहर निकलता है, ठीक है, और एनस से एज यूजुअल डाइजेस्टिव वेस्ट। ये इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनको ज्यादा अपन डीपली नहीं पढ़ते, बहुत अगर सही से पढ़ा जाए तो बहुत इजी है, और कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वो ही याद रखने होते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। अब आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो एनिमल होते हैं वो डाइयोशियस होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। अब डाइयोशियस मोनोशियस का होते हैं, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसीलिए इनकी जो बेसिक क्लासिफिकेशन है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन इसके, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ रट सकते हो कि हाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डाइयोशियस होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा मतलब लार्वा प्रेजेंट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा प्रेजेंट। अब जो एस्केरिस होता है, जिसका मॉडल ऑर्गेनिज्म माना जाता है, एस्केरिस का जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं रैबिडिटिफॉर्म लार्वा। रैबिडिटिफॉर्म लार्वा और रैबडाइट दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो अपन फ्री लिविंग जो पढ़ रहे थे इसी में पढ़ रहे थे, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। यहां पे ये चीज ध्यान में रखना होता है, ठीक है। रैबिडिटिफॉर्म लार्वा है और रैबडाइट जो है वो एनिमल है इनका जो फ्री लिविंग होता है, ठीक है। अब इसके साथ जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है उसके अंदर एक और वर्ड आता है यूटेली नाम का।
यूटेली क्या होता है? यूटेली होता है नंबर ऑफ सेल्स रिमेन कांस्टेंट इन लार्वा एंड एडल्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल देते हैं, ये मान लीजिए लार्वा है, इसके अंदर 50 सेल्स हैं, ये एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, इसके अंदर भी 50 सेल्स ही हैं। सेल जो है इंक्रीज इन साइज, मतलब सेल की सिर्फ साइज बढ़ी है, नंबर कम ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन यूटेली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? यूटेली। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एस्केलमेंथीज के। ये सही से समझा सके इसलिए मैंने पहले इनको लिख लिया। अब देखते हैं, सबसे पहला जो एग्जांपल आता है, मैंने पहले ही बताया मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है एस्केलमेंथीज का, इसको एस्केरिस कहा जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? राउंड वॉर्म, ठीक है। इसी वजह से इस जो पूरा फाइलम है इनको राउंड वॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। कहां पाया जाता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और ये कौन सा करता है? जो डिजीज करता है उसका नाम है एस्केरियासिस, ठीक है। दूसरा जो आता है एंडोपैरासाइट, इसको बोलते हैं वुचरेरिया। वुचरेरिया का दूसरा नाम है फिलेरियल वॉर्म। फिलेरियल वॉर्म कहां पाया जाता है? फिलेरियल वॉर्म पाया जाता है लिम्फ वेसल इन लिम्फ्स, मतलब हाथ पांव में जो लिम्फ वेसल्स होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। और डिजीज क्या कॉज करता है? एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस मतलब आपने देखा होगा कोई किसी का पांव एबनॉर्मल तरीके से एक ही पांव फूल जाता है। एलिफेंटियासिस नॉर्मली अपन सबको पता ही होता है, ठीक है। और इसका होस्ट कौन सा होता है? फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। ये चीज अपन डिटेल में इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन सब चीजों से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अपने को डिजीज का नाम दे देता है और वॉर्म का नाम दे देता है, मैच द फॉलोइंग। या फिर पहले असर्शन रीजन में बहुत पूछता था ये एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा को बोलते हैं हुकवॉर्म, ठीक है। और ये जितने भी एंडोपैरासाइट है उनमें सबसे ज्यादा डेंजरस इसको कहा जाता है, एनसाइक्लोस्टोमा को, ठीक है। ये पाया कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। और करता क्या ये? एनसाइक्लोस्टोमियासिस, जो डिजीज कॉज करता है उसको बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमियासिस। चौथे नंबर का जो आता है उसको बोलते हैं एंडेरोबियस, ठीक है। इसका दूसरा नाम है ऑक्सीयूरिस या पिनवॉर्म। ये पाया कहा जाता है? सीकम, कोलोन और अपेंडिक्स में। ह्यूमन में ही पाया जाता है, सीकम, कोलोन और अपेंडिक्स में। और ये कॉज क्या करता है? इंटेंस एनल इचिंग, मतलब एनल इचिंग कॉज करता है, ठीक है। पांचवा आता है ड्रैकेनकुलस। ड्रैकेनकुलस को अपन नॉर्मली गुइनिया वॉर्म कहा जाता है, ठीक है। कहां पाया जाता है ये? सबक्यूटेनियस टिश्यू, यानी स्किन के जस्ट नीचे पाया जाता है। और ये डिजीज कौन सी कॉज करता है? स्किन ब्लिस्टर्स। स्किन पे बहुत सारे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं ना, वो ड्रैकेनकुलस कॉज करता है। इसका जो पहला होस्ट होता है वो तो मेन होता है, और दूसरा होस्ट साइक्लोप्स होता है। साइक्लोप्स एक तरह का आर्थ्रोपोड्स है जो अपन आर्थ्रोपोडा फाइलम में पढ़ने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर का जो एंडोपैरासाइट है वो ट्राइक्यूरिस है। ट्राइक्यूरिस को विपवॉर्म भी कहा जाता है। ये पाया कहां जाता है? सीकम, कोलोन और अपेंडिक्स में, ठीक है। और करता क्या है ये? डिजीज जो कॉज करता है इन्फेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब बहुत बार एलिमेंट्री कैनाल में जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है, वो इस वॉर्म की वजह से होता है। जो 7वें नंबर का है इसको ट्रिकनेला कहा जाता है। ट्रिकनेला इसका नॉर्मल नेम है। और ये पाया कहां जाता है? वॉलंटरी मसल्स, जो इंसान की वॉलंटरी मसल्स होती है वहां पाया जाता है, ठीक है। और करता क्या है ये? ट्राइक्नोसिस, इसका नाम
वैसे ज्यादातर ये कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी अपन एक बार पढ़ लेते हैं, क्या पता कहां से पूछ ले। और जो लास्ट वॉर्म आता है उसको लोआ लोआ उसका नाम है, उसको बोला जाता है आई वॉर्म। कॉज क्या करता है ये? आई इन्फेक्शन। और इसका जो पहला होस्ट होता है वो तो मैन होता है, और दूसरा होस्ट होता है ट्यूबिनस फ्लाई। ठीक है, एक बार आप ये सारी चीजें देख लें। इन सब चीजों से नीट में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरी मानो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इस एग्जांपल के साथ अपना जो फाइलम है एस्केलमिंथीज वो तो फिनिश हो गया। अब आगे देखते हैं। अब एस्केलमिंथीज के बाद जिस फाइलम का नाम आता है वो आता है फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बहुत डिफरेंट होते हैं। मतलब हमने पढ़ा नॉर्मली या तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, मरीन ऑर्गेनिज्म है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। इस फाइलम में ये तीनों ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो अपना हिरुडीन एरिया है, ब्लड सकिंग लीच, वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। नरेस है, ये मरीन होता है, मतलब ये मराइन एनवायरनमेंट में पाया जाता है। और तीसरा जो अर्थवॉर्म होता है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है। यानी इसमें ये तीनों तरह के हैबिटेट देखने को मिल गया। इससे आगे देखते हैं जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स आर मेटामेरिक सेगमेंटेड। मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमने पहले पढ़ा था, नॉर्मल अपने कब पढ़ा था, जो अपने क्लासिफिकेशन वाली वीडियो चल रही थी उसके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये भी पढ़ा था कि जो एनेलिडा होता है वो कंप्लीटली मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं। ठीक है, अब ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं इसीलिए इनके जो ऑर्गेनिज्म है सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म या फॉर्म कहा जाता है। अब इसके आगे देखते हैं, जो ये ब्लड सीकिंग लीच होता है इसका लोकोमोशन जो होता है वो सक्कर्स, इसके अंदर सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। सक्कर्स क्या होता है? इसकी माउथ पे सक करने वाले जो ऑर्गन है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, नरेस के अंदर पैरापोडिया होता है, ये लोकोमोशन के लिए है। जो लीच होता है वो लोकोमोट कैसे करता है? वो पहले एक जगह अपने माउथ को सक करेगा, फिर अपनी पूरी बॉडी को खींचता है और फिर वहां से उठाकर दूसरी जगह करता है। उसी तरह से नेरिस होता है, इसके अंदर पैरापोडिया होता है, और जो अर्थवर्म होता है इसके अंदर सीटे प्रेजेंट होते हैं। ये इनके लोकोमोशन का तरीका हो गया। अब आगे देखते हैं रेस्पिरेशन। इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब क्या है?
जो ये लोग रेस्पायर करते हैं वो अपनी पूरी स्किन के थ्रू करते हैं, जो इनके अपर जो स्किन होती है उसके थ्रू पूरा रेस्पायरेशन करते हैं ये, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन में आता है जो नेरिस होता है, इसका जो रेस्पिरेशन है वो पैरापोडियस से ही होता है। जो नेरिस का रेस्पिरेशन है वो पैरापोडियस से होता है, ठीक है। अब इससे आगे देखते हैं अपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थवॉर्म और नेरिस, इन दोनों में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और वहीं हीरोडिनेरिया में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अर्थवॉर्म और नेरिस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और हीरोडिनेरिया में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के जितने भी अपने जो पॉइंट्स थे वो हमने बेसिक क्लासिफिकेशन में कर लिया था, यहां पे उतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आपको वैसे ओरली बता देता हूं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो हार्ट होता है वो डायरेक्टली पंप करता है, इसमें कोई वेसल्स कोई लिम्फ वगैरह कुछ भी नहीं होता, ठीक है, आर्टरी वेन्स वगैरह कुछ भी नहीं होता। और जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऐसे होता है जैसे ब्लड के अंदर सॉक्ड करके रखे हुए हैं, यानी ब्लड के अंदर ही पड़े, ब्लड के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आते हैं। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं आते ऑर्गन, ठीक है। ये इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद क्या आता है, एक्सक्रीटरी। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया नाम का ऑर्गन होता है जिससे एक्सक्रीशन इनका होता है, ठीक है। ऑल्सो हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। अपन एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थवॉर्म और नेरिस में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और हीरोडिनेरिया में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बोले तो इसके अंदर एक्सक्रीशन जो होता है वो नेफ्रीडिया से होता है। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ में क्या होता था, फ्लेम सेल से होता था। एस्केल्मिन्थीज में रिनेट सेल से होता था। वैसे ही यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रीडिया से होता है, और जो नेफ्रीडिया होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। आगे देखते हैं इनके नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इनके अंदर जो आता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, नरेश जो होता है वो डायोशियस होता है। अब डायोशियस हमने पहले भी देख लिया, डायोशियस क्या होते हैं, जो कि मेल और फीमेल कैरेक्टर दोनों एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म और लीच जो होते हैं वो मोनोशियस होते हैं। अर्थवॉर्म और लीच मोनोशियस होते हैं। इनके अंदर जो होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है,
नेरेस के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है मतलब लार्वा प्रेजेंट होता है। तो जो नेरेस होता है इसके लार्वा का नाम क्या होता है? ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। और इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जो अर्थवॉर्म होता है उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और जहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मतलब वो उसकी बॉडी से कई कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं, और जिस स्ट्रक्चर के अंदर इसका फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं ककून। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल जैसे हीरोडिनेरिया है जिसको ब्लड सकिंग लीच कहा गया है, नरेस है और अर्थवॉर्म है। ठीक है, और यहीं पे ये फाइलम एनेलिडा भी ओवर होता है। ठीक है, और अपन आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।